Welcome to our YouTube channel Audio FM 143। खुराना फार्म हाउस। रावी गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। वो इस वक्त बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसने खुद पर ब्लैंकेट लपेटा हुआ था क्योंकि उसके सारे कपड़े तो फट चुके थे जो अभिमन्यु ने खुद फाड़े थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से अभिमन्यु सामने की तरफ गया और उसने क्लोजेट में से एक छोटा सा बैग निकाला और फिर उसे लेकर रावी की तरफ आया। रावी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, इसमें क्या है? जहर है मेरे लिए जिसे खाकर मैं मर जाऊं, क्योंकि घर जाने की हालत में तो मैं हूं नहीं। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक तो बकवास मत किया करो, तुम्हारी ये बकवास ही है जो तुम्हें मुझसे पनिशमेंट दिलवाती है। अगर तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ ना तो मैं भी तुम्हें अच्छे से प्यार करूं, लेकिन नहीं, तुम मेरे सामने जुबान चलाती हो और फिर मैं थोड़ा वाइल्ड हो जाता हूं और उसमें लॉस तुम्हारा होता है। रावी इरिटेट होकर बोली, तो फिर आप ही बता दीजिए इसमें है क्या? आपको पता है अभी अभी आपने कितना बड़ा कांड किया है। आपने मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आप जानते नहीं है मेरी मॉम को, अगर उन्होंने मुझे अलग कपड़ों में घर आते हुए देखा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। वो मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक मैं बात नहीं दूंगी कि मेरे कपड़ों को हुआ क्या। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसके पास आकर उस बैग को खोल दिया तो रावी की नजरें उस बैग पर गई और उसके अंदर रखे हुए सामान को देखकर वो शॉक रह गई। वो बिल्कुल वही कपड़े थे जो आज उसने पहन रखे थे और जो पूरी तरह से खराब हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अब अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, आपको पहले से पता था कि मेरे कपड़े अब खराब करेंगे, पर वो तो आपने तब किया ना जब मैंने आपको गुस्सा दिलाया। तो क्या आपको पहले ही पता था कि मेरी हरकतों पर आपको गुस्सा आएगा और फिर गुस्से में आप मेरे कपड़े ही फाड़ देंगे? आप इतनी लंबी प्लानिंग करके चलते हैं क्या? उसकी बात सुनते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो उसे देखते हुए बोला, अब जल्दी से इन्हें पहन लो, वरना मैं ये भी तुम्हें नहीं पहनने दूंगा। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता हूँ और जिस तरह से तुमने मुझे किस की थी ना मिस वाइन, मेरा मन अब बहुत कुछ करने का कर रहा है, लेकिन शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसलिए जल्दी से इन्हें पहनो और बाहर आओ। पहले मुझे अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाओ और फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके आऊँगा। रावी तुरंत बोली, लेकिन मुझे कुछ बनाना नहीं आता है सिवाय रील्स के। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही तरह का प्राउड नजर आ रहा था। अभिमन्यु ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, सच में तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना आता? रावी ने एक बार फिर से अपना चेहरा ना में हिला दिया। अभिमन्यु अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ बोला, मतलब तुम पूरी जिंदगी मुझे भूखा रखने वाली हो? रावी भी तुरंत बोली, क्यों? आप पूरी जिंदगी मेरे साथ ही चिपके रहने वाले हैं क्या? कल को शादी नहीं करेंगे आप? आपकी बीवी आएगी तो आपको अपने हाथों से आलू गोभी के पराठे बनाकर खिलाएगी और मैं तो शादी ही उससे करूंगी जिसे सब आता होगा। फिर मैं रूम में बैठकर रील्स बनाया करूंगी और वो मेरे लिए खाना बनाया करेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र अभिमन्यु के चेहरे पर गई जिसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो हल्के गुस्से से रावी को देख रहा था और उसका गुस्सा देखकर रावी बोलते बोलते चुप हो गई। अभिमन्यु एक बार फिर से बोला, जल्दी से कपड़े पहनो और किचन में पहुंचो, खाना कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया और रावी बस उसे जाते देखती रह गई। वो तुरंत बोली, ये इंसान अलग ही दिमाग का पैदल है, इसे मुझे कुकिंग क्यों सिखानी है? पर नहीं, इसके दिमाग का स्क्रू तो अलग ही तरह का ढीला है। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने जाते जाते पलटकर उसकी तरफ देखा तो रावी एक बार फिर से चुप हो गई। अभिमन्यु के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आए और वो बाहर की तरफ चला गया। रावी भी जब बाहर आई तो उसने पूरे कपड़े पहन रखे थे और वो सीधा किचन की तरफ आई। किचन को देखते हुए वो तरह तरह के मुंह बना रही थी क्योंकि उसे सच में कुकिंग नहीं आती थी। तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई जिसने अपनी शर्ट के ऊपरी 2-3 बटन खोले हुए थे और उसकी इमेज चेस्ट बाहर की तरफ झांक रही थी। उसे देखते हुए रावी को और कुछ आए ना आए लेकिन पसीना हद से ज्यादा आ रहा था। वो अंदर की तरफ आए और बोली, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ मिस्टर डेविल खुराना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है और आप तो शुक्र मनाए कि मैंने आपको ये बात बता दी। अगर आपका मुझे लेकर कोई फ्यूचर प्लान है, क्योंकि आपकी हरकतों से लगता है कि आप पूरी जिंदगी मुझे यूं ही परेशान करने वाले हैं, तो भूल जाए, मैं ऐसी बीवी हूं जो आपके सिर पर बैठकर तांडव करेगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने अब गहरी नजरों से उसे देखा तो रावी ने तुरंत बेलन उठाया और बोली, क्या क्या बेलना है? अभिमन्यु गहरी आवाज में बोला, बेलोगी तो बाद में, पहले आटा लगाओ, उसके बाद मुझे चॉकलेट पराठा बनाकर खिलाना। रावी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई कि वो चॉकलेट पराठा कैसे बनाएगी।
उसे नहीं पता था चॉकलेट पराठा कैसे बनता है। हाँ, उसे चॉकलेट पराठा खाना बहुत अच्छा लगता था, पर पराठा बनाने से पहले उसमें चॉकलेट डाली जाती है या फिर बाद में बनाकर डाली जाती है, इस बात का तो उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, वहां पर आटा और पानी रखा है, एक बोल में आटा लगाओ। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया तो रावी चुपचाप सामने की तरफ बढ़ गई। उसने उस बाउल को देखा और फिर पहले सारा पानी उस बाउल में डाल दिया और फिर उसमें मुट्ठी भर भर के आटा डालने लगी, लेकिन वो बेशक से जितना मर्जी आटा डालती पानी फिर भी ज्यादा रहता। उसने उस सारे घोल को गोल गोल घुमाया और जब उसे लगा कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है तो उसने वो घोल अभिमन्यु के सामने किया और बोली, इसमें आटा और पानी के अलावा भी और कुछ डालना था क्या? कितना आटा डाल दिया लेकिन ये तो टाइट ही नहीं हो रहा। उसकी बात सुनते हुए अभिमन्यु ने उसके हाथ में पकड़े हुए बाउल की तरफ देखा और फिर उसमें आटे और पानी का घोल देखकर उसका मन किया कि वो अपना ही माथा पीट ले। अगले ही पल वो उसके पास आया और उसके हाथों से वो बाउल लेकर बोला, चुपचाप साइड हो जाओ। रावी तुरंत पीछे की तरफ हट गई और अब अभिमन्यु वो आटा लगाने लगा। जब आटा थोड़ा सा एडजस्ट हो गया तो उसने उसे नीचे स्लैब पर निकाला और फिर उसे हल्का हल्का घुमाने लगा और थपकियां देने लगा तो उसे देखते हुए रावी की सांसें गहरी होने लगी थी। जिस तरह से अभिमन्यु उस आटे पर झुका हुआ था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आटे का तो पता नहीं लेकिन रावी को अपने बदन में एक अलग ही झंझनाहट सी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु ने अपनी स्लीव्स के कफ ऊपर की तरफ उठाए हुए थे, ऐसे में उसके बाइसेप्स और भी ज्यादा चौड़े लग रहे थे। रावी उसे देखते हुए बोली, बस कीजिए ना मिस्टर डेविल खुराना, अब क्या आप जान लेकर मानेंगे? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मैं किसकी जान ले रहा हूँ? रावी मासूमियत से बोली, आटे की तो जान होती नहीं होगी, जान तो आपके आसपास फिलहाल मेरी ही है ना। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु की नजरें उस पर गहरी हो गई। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। अब उसने बाउल में आटा लिया और फिर उसे लेकर गैस काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसने उस तरीके से चॉकलेट पराठे भी बना दिए जिस तरीके से वो आटा लगा रहा था और उसे देखते हुए रावी की जान नहीं निकली, बस पर कोई कमी भी नहीं रह गई थी। जैसे ही अभिमन्यु प्लेट में चॉकलेट पराठा लेकर उसके पास आया, रावी अपनी जीभ हल्की सी बाहर निकालकर अपने होठों पर गोल गोल घुमाने लगी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब जल्दी से ये मुझे खिलाओ ताकि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप करके आ सकूं, रात के 8 बजने वाले हैं मिस वाइन। जैसे ही रावी ने ये सुना उसके होश उड़ गए। अगर वो इससे ज्यादा लेट हुई तो धरा उसका खुद का चॉकलेट पराठा बना देगी। ये सोचकर ही उसने जल्दी से उस चॉकलेट पराठे को रोल बनाया और उसे खाने लगी। अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। वो तुरंत बोला, मैंने तुम्हें मुझे खिलाने के लिए कहा था, खुद खाने के लिए नहीं। रावी तुरंत बोली, लेकिन मुझे भूख लगी थी, मैंने तो वो खुद खा लिया। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और प्लेट साइड में रख दी। वो रावी को यहाँ पर और वक्त तक रख सकता था लेकिन वो नहीं चाहता था कि रावी को फालतू में डांट पड़े और उसे इधर उधर के बहाने बनाने पड़े, इसीलिए उसने रावी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। रावी के चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कभी उसे अभिमन्यु पर गुस्सा आता था लेकिन अभी फिलहाल उसे अभिमन्यु के लिए कुछ अजीब सा फील हो रहा था। अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका सच में चॉकलेट पराठा खाने का मन था? अभिमन्यु ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मन तो था लेकिन अब तुम्हारे होते हुए मेरे मन की पूरी कैसे हो सकती है? रावी तुरंत बोली, एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो चॉकलेट पराठा आपने अपने लिए बनाया था, लेकिन आई प्रॉमिस कल मैं आपको अपने हाथों से चॉकलेट पराठा बनाकर खिलाऊंगी। जैसे ही उसने कहा अभिमन्यु के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब रावी आटा लगा रही थी। उसके उड़े हुए होश देखकर रावी तुरंत बोली, आई नो मुझे कुछ करना नहीं आता, लेकिन मैं कल तक सीख जाऊंगी और देखना आपको अच्छे से चॉकलेट पराठा बनाकर खिलाऊंगी। अभिमन्यु को उसकी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी रावत मेंशन पहुंची तो रावी अब एक बार फिर से परेशान होने लगी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो रही हो? रावी तुरंत बोली, मॉम पूछेगी तो उनसे क्या कहूंगी? आपके बारे में कुछ कहा तो जान ले लेंगी वो मेरी। आप सच में डेविल खुराना है? बिल्कुल डेविल बनकर मेरी जिंदगी में घुसे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा निकालूं तो निकालूं कैसे? अभिमन्यु उसे घुरकर देखना लगा तो रावी तुरंत चुप हो गई। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, बोल देना कि आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास थी और अगर किसी को शक हो तो मुझसे बात करवा देना। मुझे नहीं लगता एक प्रोफेसर से बात करने के बाद कोई तुम्हें कुछ कहेगा।
लेकिन बस उनको ये मत बताना कि उस क्लास में हुआ क्या था। ये बोलते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर नॉटी स्माइल थी और उसकी बात सुनकर रावी को वो पल याद आने लगा जब वो बेड पर थी और अभिमन्यु उसे सेंशुअल टच कर रहा था। रावत मेंशन के बाहर रावी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब गाड़ी से उतरोगी या फिर गाड़ी वापस फार्म हाउस की तरफ ले चलूं? उसकी बात सुनकर रावी होश में आए और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा रावत मेंशन के अंदर चली गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि कहीं उसका सामना धरा से ना हो जाए। लेकिन अंदर आते ही उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए ड्रॉप हो गई जब उसने सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई धरा को देखा, जो उसका इंतजार कर रही थी। रावी को आने में काफी ज्यादा लेट हो गया था। ऐसे में धरा अपने रूम में जाकर चैन से कैसे सो सकती थी। जैसे ही उसने रावी को देखा, वो तुरंत अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोली, तुम अब तक कहाँ थी रावी? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा। ये तो शुक्र है कि कुछ वक्त पहले ही मेरी चारू और मिताली से बात हुई। चारू ने मुझे बताया कि तुम उन लोगों के साथ ही थी, बस कुछ ही वक्त पहले निकली हो। लेकिन उस वक्त को भी 1 घंटा हो गया है। रावी, इतना टाइम कहाँ लग गया तुम्हें? धरा की बात सुनकर रावी मुस्कुराए और बोली, आप तो जानती हैं ना, मुंबई का ट्रैफिक मॉम। बस मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। धरा तुरंत बोली, लेकिन तुम गाड़ी में तो नहीं आए हो? मैंने तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ तो नहीं सुनी। रावी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत बोली, आप हमेशा CID क्यों बन जाती हो मॉम? मैं अपनी गाड़ी से नहीं आई हूँ, कैब से आई हूँ। बेशक अपनी गाड़ी हो या फिर कोई कैब, ट्रैफिक तो ट्रैफिक है ना। ये तो है नहीं कि कैब है तो ट्रैफिक वाले कहेंगे हम साइड हो जाते हैं दीदी, पहले आप चले जाओ। उसकी बात सुनकर धरा हंसी और बोली, तुम और तुम्हारी बातें। अच्छा चलो जल्दी से अपने हाथ धो लो और फिर डाइनिंग टेबल पर आओ। मैं तुम्हें डिनर करवा कर अपने रूम में जाऊंगी। डिनर का जिक्र सुनकर रावी के सामने वो चॉकलेट पराठा घूमने लगा जो उसने अकेले खाया था। वो तुरंत बोली, सॉरी मॉम, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी। एक्चुअली चारू और मिताली के साथ मैंने डिनर कर लिया था, तो अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। आप अपने रूम में चले जाए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम की तरफ भाग गई और धरा उसकी तरफ देखती रह गई। वो पिछले 2 घंटे से रावी का इंतजार कर रही थी और रावी आए भी तो 2 मिनट भी उसके पास नहीं रुकी और अपने रूम में भाग गई। वो अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, एक तो ये लड़की, सच में पता नहीं क्या क्या चलता है इसके दिमाग में। खैर मैं मिस्टर रावत के पास जाऊं, वरना पता नहीं उनके दिमाग में भी क्या क्या चलने लगे और फिर जो भी चलेगा वो सीधा मुझ पर ही फूटेगा। ये बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र चेरी और दिव्यांश के रूम की तरफ गई। दोनों के रूम के दरवाजे बंद थे क्योंकि दोनों रूम में थे ही नहीं। दिव्यांश और चेरी एक दूसरे के साथ थे। उसने चेरी को कॉल किया था और उसे घर आने के लिए कहा था, लेकिन चेरी ने बिल्कुल नॉर्मली बात की और बोली कि वो आज की रात घर नहीं आएगी बल्कि अपनी फ्रेंड के घर रुकेगी। धरा समझ गई थी कि वो उससे झूठ बोल रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ हैं और चेरी बात करने के तरीके से बिल्कुल ठीक लग रही थी, तो उसने उन दोनों के बीच ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। धरा अपने रूम में आए और आते ही उसकी नज़र व्योम पर गई जो बेड पर लेटा था। वो दरवाज़ा बंद कर अंदर आए और बोली, अभी तक आप सोए नहीं? व्योम ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए था? अगर मैं सो जाता तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाता। ये बोलते हुए उसने साइड टेबल की तरफ इशारा किया जहां पर कुछ ऐसी चीजें रखी थीं जो मैरिड कपल के बीच ही होती हैं, और वो भी इंटीमेसी के समय। धरा का चेहरा लाल होने लगा। वो तुरंत बोली, एक दिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? व्योम झट से बोला, हाँ, तुम्हें चैन से नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे अंदर तक जाकर तुम्हें प्यार ना करूं, तुम चैन से कैसे सो सकती हो, क्राई बेबी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो धरा मुस्कुराते हुए उसके करीब आए और उसके सीने में सिमटकर बोली, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर रावत। जब आप मुझे प्यार नहीं करते तब मुझे सच में चैन से नींद नहीं आती। ये बोलते हुए उसने उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमना शुरू कर दिया। व्योम भी तुरंत उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसका हाथ धरा के बदन को सहलाने लगा। दूसरी तरफ फार्म हाउस में चेरी बेड पर लेटी हुई थी और दिव्यांश उसकी तरफ देख रहा था। चेरी का चेहरा बहुत मायूस लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है और हद से ज्यादा थकी हुई है।
दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, भूख लगी है ना तुम्हें? चेरी ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। दिव्यांश ने उसके माथे पर अपना माथा लगाकर कहा, बहुत परेशान करता हूं ना मैं तुम्हें? चेरी धीमे से बोली, अगर आपको पता है कि आप मुझे परेशान करते हैं तो मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए ना, एवोकाडो। आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, आई प्रॉमिस। कब जैसे कहेंगे, मैं बिल्कुल वैसे रहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये परेशान करना बंद कर दीजिए। मुझे तड़पाना बंद कर दीजिए। मेरी वजह से लोगों को टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। अगर आप कहेंगे कि कार्तिक से शादी तोड़ दूं, तो मैं तोड़ दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोल पड़ा, प्लीज मुझे अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाओ ना। चेरी बड़ी ही थकी हुई आवाज में बोली, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, एवोकाडो। मेरी हिम्मत नहीं है पैरों को जमीन पर रखने की भी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये बोलकर वो बिस्तर से उठी। उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर किया और फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी, कुछ पहनने के लिए। तभी दिव्यांश अपनी जगह से उठा, सामने क्लोजेट की तरफ गया और वहां से अपनी एक शर्ट निकाली जो चेरी के हिसाब से काफी लॉन्ग थी। फिर वो शर्ट लेकर चेरी के पास आया, लेकिन चेरी वो शर्ट खुद पहनती उससे पहले ही दिव्यांश ने वो शर्ट उसे खुद पहनाए और फिर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो वाइट कलर की सैटिन शर्ट चेहरे पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। दिव्यांश उसे अपनी गोद में उठा किचन की तरफ लेकर आया और फिर उसे काउंटर पर बिठाकर खुद अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन किचन का कुछ कुछ आइडिया था। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो तुरंत बोली, आप कुछ मत कीजिए एवोकाडो, मैं ट्राई करती हूँ। अगर बनेगा तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपने होठों पर अपनी उंगली रखी। चेरी उसकी तरफ देखती रह गई। इस वक्त दिव्यांश शर्टलेस था और उसने नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। जिस तरह से उसने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी हुई थी वो काफी सेडिक्टिव लग रहा था। चेरी ने अपनी नजरें हल्की सी नीचे झुका लीं। दिव्यांश ने एक दो कैबिनेट खोले तो उसे सामने इंस्टेंट पास्ता के पैकेट नजर आए। उसने तुरंत एक पैकेट निकाला और एक पैन में पानी रखकर उसे उबालने लगा। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। दिव्यांश ऐसा कुछ करे, ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। वो यूं ही दिव्यांश को देखते रही और दिव्यांश साइड में उसके लिए फ्रूट्स भी काट रहा था। कुछ ही देर में दिव्यांश ने पास्ता और फ्रूट सलाद दोनों रेडी किए और फिर एक ट्रे में लगाकर चेरी की तरफ आया। उसने ट्रे नीचे रखकर चेरी को अपनी गोद में उठाया तो चेरी झट से बोली, मैं खुद चल लूंगी एवोकाडो। पहले मुझे बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही थी, लेकिन अब काफी बेटर है। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, ट्रे उठाओ। चेरी ने काउंटर पर रखी हुई ट्रे अच्छे से पकड़ी और फिर उसे उठाकर अपने ऊपर रख लिया। दिव्यांश उसे लेकर वापस रूम में आया और फिर उसे बेड पर लिटाकर उसके हाथों से ट्रे ले ली। चेरी तुरंत अच्छे से बेड पर बैठ गई और दिव्यांश भी दूसरी तरफ से बिस्तर पर आया। अगले ही पल उसने चेरी की कमर पर अपना हाथ रखकर सीधा उसे अपनी गोद में खींचा और फिर उसे अपने हाथ से पास्ता खिलाने लगा। चेरी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आई हेट यू एवोकाडो, मुझे नहीं खाना। दिव्यांश उसे देखते हुए बोला, बेशक रोकर खाओ या फिर मुस्कुराकर, लेकिन तुम्हें ये खाना तो पड़ेगा। चेरी तुरंत बोली, आप ऐसे जबरदस्ती क्यों करते हैं एवोकाडो? दिव्यांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, पहले आप ऐसे नहीं थे। मैं अब से नहीं जानती हूँ आपको एवोकाडो। तब से जानती हूँ जब आप छोटे से थे और मैं भी छोटी सी थी। जब आप पहली बार मेरे सामने आए थे तब आप ऐसे नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर आप चेंज हो गए। दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, चेंज करने वाली भी तुम थी। चेरी ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आप बदलो। मुझे मेरा पुराने वाला एवोकाडो चाहिए। प्लीज मुझे मेरा वो वाला एवोकाडो दे दीजिए ना। दिव्यांश उसे घूरते हुए बोला, तुम ये खाना खा रही हो या नहीं? चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, पहले मुझे मेरा पुराने वाला एवोकाडो दीजिए। दिव्यांश उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। चेरी भी चुपचाप उसे देख रही थी। दिव्यांश ने एक बार फिर से चम्मच उसके होठों की तरफ बढ़ाया तो चेरी ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। दिव्यांश बेहद सर्द आवाज में बोला, नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा एवोकाडो, क्योंकि वो मर चुका है। तुम्हारे सामने जो है वो दिव्यांश रावत है और दिव्यांश रावत बिल्कुल नहीं बदलेगा, बेशक कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर तुम चाहती हो कि ये दिव्यांश शांत रहे
तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, जस्ट डू एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू टू डू। उसकी बात सुनकर चेरी उसकी तरफ देखती रही और फिर बेहद शांत आवाज में बोली, और अगर फिर भी आपने कुछ ऐसा वैसा किया जिससे मुझे हर्ट हुआ तो। दिव्यांश थोड़े एटीट्यूड से बोला, तुम्हें दिव्यांश रावत से गारंटी चाहिए। चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपने होठों को हल्का सा खोला तो दिव्यांश ने उसे पास्ता खिलाना शुरू किया। चेरी ने भी पास्ता से चम्मच भरा और फिर दिव्यांश की तरफ बढ़ाया। दिव्यांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी नहीं, बाद में, पहले तुम खाओ। ये बोलते हुए वो बहुत शांत नजरों से चेरी को देख रहा था और चेरी ने भी अब कुछ नहीं कहा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिव्यांश की ये शांति किसी तूफान के आने से पहले वाली शांति है। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन के पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से ध्रुवांश बाहर निकला। उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने ड्रिंक की थी। आज वो एक पार्टी में गया था जहां पर उसने ड्रिंक कर ली, वरना वो बहुत कम ड्रिंक करके घर आता था। हमेशा वो फार्म हाउस चला जाता था, लेकिन आज उसे पता था कि फार्म हाउस में दिव्यांश और चेरी है और वो किसी और फार्म हाउस में जाना नहीं चाहता था। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो सीधा अपने रूम में आया और आते ही बेड पर फैलकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने मिश्री का चेहरा घूम गया। मिश्री का चेहरा अपने सामने देखकर वो व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम कहाँ से आए? तभी उसके कानों में मिश्री की कही हुई बातें गूंजने लगी। आप ना किसी लड़की से ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप मुझे अच्छे लग रहे हैं सर। अच्छे घर के भी और दिल से भी अच्छे। लड़कियों से इस तरह से बात करना बुरी बात होती है, इसलिए आप ऐसा आगे से मत कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। उन बातों को याद करते हुए ध्रुवांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, बाय बाय। ये बोलते हुए वो अपना हाथ हिला रहा था और कब हाथ हिलाते हिलाते वो सो गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उसके चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल थी। रावत फार्म हाउस। चेरी बेड पर लेटी सो रही थी और दिव्यांश सामने सोफे पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर वाइन की बोतल और ग्लास रखा हुआ था। पिछले 1 घंटे से वो ड्रिंक कर रहा था और अब उसकी आंखें गहरी लाल होने लगी थी। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। चेरी नींद में थी, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब उसकी नींद टूटी। हालांकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी आंख खुली। आंखें खोलते ही उसने सामने दिव्यांश की तरफ देखा। उसे ड्रिंक करते हुए देख उसे बुरा लग रहा था। वो दोनों दोपहर से एक दूसरे के साथ थे और पूरी दोपहर और शाम उनकी इंटीमेसी में गई थी। अब रात को भी दिव्यांश ने कुछ नहीं खाया था। पता नहीं उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया या नहीं। चेरी उसे देखते हुए बिस्तर से उठी और फिर उसके पास आकर बोली, बस कीजिए ना एवोकाडो। आप कुछ खा लीजिए, आपने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। आपको रेस्ट की भी जरूरत होगी। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कितनी तकलीफ देता हूँ और तुम हो कि मुझे फिर भी अपना प्यार दे रही हो, मेरी फिक्र कर रही हो। तुम सच में मेरी फिक्र कर रही हो, रेड, या फिर कोई ड्रामा कर रही हो? चेरी उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, मैं कोई ड्रामा क्यों करूंगी एवोकाडो। दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, रीजन बहुत सिंपल है, रेड। ये बोलकर उसने सिगरेट अपने होठों में दबाए और फिर गहरा कश भरकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। चेरी अभी भी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। दिव्यांश उसे देखते हुए बोला, ताकि मैं तुम्हें परेशान न करूं। जब तुम किसी और के पास जाती हो तो मेरा दिल जलता है। मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूं, इसीलिए अब तुम मेरी फिक्र कर रही हो, ताकि मुझे लगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर मैं तुम्हें परेशान न करूं। उसकी बात सुनते हुए चेरी को अजीब लग रहा था। पता नहीं, कभी कभी दिव्यांश सच में बहुत बहकी बहकी बातें करता था। वो उसकी गोद में बैठी और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं ये बात एवोकाडो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने तो बचपन से लेकर अब तक मुझ पर नजर रखी है ना। आपको पता है कि मैं आपकी पिक्चर्स देखती थी। बेशक मैंने आपको फॉलो नहीं किया, लेकिन आपको स्टॉक करती थी। स्ट्रॉबेरी से आपके बारे में कुछ नहीं पूछती थी, लेकिन जब भी स्ट्रॉबेरी मुझे आपके बारे में कुछ बताती थी तो मैं खुश हो जाती थी। निहारिका से जब आपकी शादी फिक्स हुई तो मेरा दिल टूटा था। क्या आपको ये सब चीजें नहीं पता? दिव्यांश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। चेरी एक बार फिर से बोली, मैंने तो कितनी बार कहा है आपसे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, लेकिन आप ही हैं जो हर बार मेरा दिल तोड़ देते हैं।
कभी प्यार से तो कभी जबरदस्ती मेरे साथ वो सब करते हैं और फिर मुझे फील करवाते हैं कि आपको मुझसे नहीं, बस मेरी बॉडी से प्यार है। लेकिन मैं फिर भी वो सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। बस एक बार आपकी नफरत वाला खेल खत्म कर दीजिए ना। आई प्रॉमिस, मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे सीने पर अपना सिर रखो। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, रेड? मैंने क्या कहा? मेरे सीने पर अपना सिर रखो। उसके कहने पर चेरी ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे दिव्यांश की धीमी धीमी चलती हुई धड़कनें महसूस हो रही थीं। दिव्यांश ने एक बार फिर से सिगरेट अपने होठों में दबा ली और गहरी कश भरने लगा। लेकिन कुछ पल बाद ही उसने वो जलती हुई सिगरेट नीचे फेंक दी और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। चेरी ने तकरीबन 5 मिनट बाद अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और फिर दिव्यांश की तरफ देखा। दिव्यांश की आंखें बंद थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश सोया हुआ है या फिर जाग रहा है। उसने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रखा तो दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। चेरी उसे देखते हुए बोली, मैं आपके लिए कुछ बना लूं? बस 5-10 मिनट में बना लूंगी। दिव्यांश हल्का सा हंसा और फिर अगले ही पल उसने चेरी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बिस्तर पर आया। उसने चेरी को बिस्तर पर लिटाया और फिर उसे अपने सीने में समेटकर बोला, सो जाओ, रेड। जब तुम मेरे पास हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। मैं बस सुकून से सोना चाहता हूँ। और अगर तुम मुझे सोने नहीं दोगी तो फिर उसके बाद मैं भी तुम्हें सोने नहीं दूंगा। और तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तुम्हारी बॉडी मुझे झेल सकती है। चेरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। पूरा दिन उनका इंटीमेसी में गया था और अभी भी दिव्यांश का मन नहीं भरा था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं तो दिव्यांश भी हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया था। चेरी भी उसकी बाहों में सिमटी कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अब सुबह का वक्त था। उसकी आंखें खुली और उसने दिव्यांश की तरफ देखा। दिव्यांश ने अभी भी उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। चेरी बिना उसे डिस्टर्ब किए उससे थोड़ा सा अलग हुई, लेकिन तभी दिव्यांश ने अपनी आंखें खोल दी। चेरी तुरंत बोली, गुड मॉर्निंग, एवोकाडो। दिव्यांश ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, कहाँ जा रही थी तुम? जो तुम चाहती थी कि मेरी आंख ना खुले, कहीं मुझे छोड़कर जाने का इरादा तो नहीं? चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, एवोकाडो। एक्चुअली कल आपने पूरा दिन कुछ खाया नहीं, इसलिए मैं बस सोच रही थी कि जल्दी से उठकर पहले फ्रेश हो जाऊं और फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। वरना पता नहीं बाद में आप बनने देंगे या नहीं। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की नहीं, किसी और चीज की जरूरत है, रेड। और तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ चेरी की कमर पर रखा। चेरी उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले थे, इसीलिए उसके क्लीवेज काफी हद तक रिवील हो रहे थे। दिव्यांश की बातें सुनकर उसकी सांसें भी गहरी होने लगी थीं। वो उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, आपको भूख नहीं लगती है क्या? दिव्यांश तुरंत बोला, किसने कहा मुझे भूख नहीं लगती? लगती है ना, लेकिन खाने की नहीं, तुम्हारी। तुम मेरे लिए किसी ड्रग की तरह हो, रेड, जिसका नशा मुझे अपने अंदर हर वक्त चाहिए। जब तुम मुझे नहीं मिलती तो मुझे तुम्हारी तलब लगती है, और जब मुझे तुम्हारी तलब लगती है तो मैं पागल होने लगता हूँ। फिर मैं वो सब करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे पागल होने ही मत दिया करो। जब मुझे तुम्हारी तलब लगे तो बस मेरे करीब आ जाया करो। उसकी बातें सुनते हुए चेरी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो दिव्यांश के चेहरे के करीब झुककर बोली, पहले आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ऊपर की तरफ उठा। उसने चेरी की कमर पर अपना हाथ रखा, उसे नीचे बेड पर लिटाया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, रेड, उसके बाद देखेंगे कि और कुछ खाना है या नहीं। ये कहकर उसने तुरंत चेरी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। चेरी के हाथ तुरंत उसकी पीठ पर आ गए। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि फिलहाल उनके बीच ये सब हो, क्योंकि वो पहले दिव्यांश को कुछ खिलाना चाहती थी, लेकिन अब वो दिव्यांश को रोक भी नहीं पाई। धीरे धीरे वो रिस्पांस भी देने लगी ताकि दिव्यांश को ऐसा न लगे कि वो ये सब कुछ बेमन से कर रही है। अगर वो शांत हो रहा है तो वो बस उसे शांत रखना चाहती थी, क्योंकि दिव्यांश का भड़कना मतलब कुछ ऐसा होना जो उसने सोचा भी ना हो और जो ठीक भी ना हो।
इसीलिए वो बस उसे प्यार से हैंडल करना चाहती थी। और जैसे उसने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तकरीबन 5 मिनट बाद दिव्यांश ने उसे छोड़ दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए आलू टोस्ट बनाना, जैसे मॉम बनाती है, बिल्कुल वैसे। मैंने सुना है, तुम वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हो। उसकी बात सुनकर चेरी हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, ज़रूर, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साइड हट गया। चेरी बिस्तर से उठी और वॉशरूम जाने लगी। तभी उसे लाइटर की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर पीछे दिव्यांश की तरफ देखा, जिसने एक सिगरेट को अपने होठों में दबाया हुआ था और उसे लाइटर से जला रहा था। चेरी तुरंत उसके पास आई। दिव्यांश ने अब तक सिगरेट जला ली थी, लेकिन चेरी ने उसे उसके होठों से निकाला और फिर नीचे ज़मीन पर फेंककर अपने पैरों से मसलते हुए बोली, इतनी स्मोकिंग भी अच्छी नहीं होती, एवोकाडो। और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब आप मुझे किस करते हैं, तो मुझे सिगरेट की गंदी स्मेल आती है, इसलिए आप थोड़ी कम स्मोकिंग किया कीजिए। ये बोलकर चेरी कुछ पल दिव्यांश को देखती रही और फिर वहां से दोबारा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन अभी तक वो वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी कि उसे एक बार फिर से लाइटर की आवाज़ आने लगी। उसने झट से पलटकर पीछे देखा, जहां एक बार फिर से दिव्यांश ने एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा ली थी और अब उसके कश भरने लगा था। वो धुआं ऊपर की तरफ छोड़कर चेरी की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे पहले ही कहा था, रेड, दिव्यांश रावत बदलने वालों में से नहीं है। वो तो अपनी मर्जी से भी खुद को नहीं बदल सकता, तो दूसरों की मर्जी से खुद को बदलना तो बहुत दूर की बात है। वो जैसा है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उसे बदलने की कोशिश भी मत करना, वरना न चाहते हुए भी तुम्हें तकलीफ दूंगा। और फिर वो तकलीफ कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ देगी। ये बोलकर अब उसने अपनी नज़रें चेरी के ऊपर से हटा ली और फिर बेड पर बैठकर स्मोक करने लगा। चेरी की नज़रें दिव्यांश पर ही थीं। वो कुछ पल यूं ही दिव्यांश को देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, एवोकाडो। प्यार कहूँ तो शायद गलत होगा, क्योंकि प्यार ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूँ आपको मुझसे प्यार हो जाए, और फिर जैसे आपके प्यार में मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, आप भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही बदल जाएं। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी डेविल स्माइल थी। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए तो देखा दिव्यांश अपने रूम में नहीं था, लेकिन बाहर जिम एरिया से लाउड म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। तो चेरी समझ गई थी कि वो शायद जिम एरिया में है। वो तो दिव्यांश के स्टेमिना पर हैरान हो रही थी। कोई भी इंसान होता तो इतने टाइम तक कुछ न खाने पीने से भूख से पागल हो जाता, लेकिन दिव्यांश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर वो दिव्यांश को भूखा नहीं रहने दे सकती थी, इसलिए तुरंत रूम से बाहर निकली और सीधा किचन में चली गई। उसने दिव्यांश के पसंद के आलू टोस्ट बनाए और फिर उन्हें टेबल पर सजाकर जिम एरिया की तरफ आई। तो देखा, दिव्यांश पंचिंग बैग पर जोरों से पंच मारे जा रहा था और उसकी स्पीड और उसका पैशन इतना ज्यादा तेज था कि उसके खुद के हाथ हट हो रहे थे, लेकिन फिर भी दिव्यांश रुक नहीं रहा था।